संध्या बच्चों, आप सभी का सक्सेस की 92 में फिर से स्वागत है। किसी ने सच कहा है ना, हम ही हम है तो तुम ही तुम हो, हम है तो तुम हो तो हम है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम आपके लिए क्लास लेते हैं और आप अपने सक्सेस के लिए पढ़ते हैं। तो आप और हम एक दूसरे से क्या है, उस पेड़ की तरह जुड़े हुए हैं। जब पेड़ है तो पत्ते हैं, पत्ते हैं तो फल है, फल है फूल भी है साथ। उसी प्रकार आप अपने इस क्लास से जुड़कर आप अपने जीवन में रंग बिरंगे फूल जगाइए, मन को विकास कीजिए, मन को फैलाइए, नए नए सपने देखिए। तो आज आपके लिए इसी चीज को करने के लिए मैं आपके लिए सीटेट का सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट फिर से लेकर आया हूं, जो आपको आने वाले आगामी परीक्षा में सहायक सिद्ध साबित हो सकता है, मार्गदर्शक रूप में साबित हो सकता है। तो आइए सवाल को पढ़े और उसका हल निकालने का कोशिश करते हैं। तो आरंभ किया जाए या आरंभ करते हैं। आपके सामने पहला सवाल है, भद्रावती लौ इस्पात भद्रावती लौ इस्पात भद्रावती लौ इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में स्थित है। अब क्या पूछा गया है, लौ इस्पात। तो भद्रावती लौ इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में है या स्थित है। ए झारखंड, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी छत्तीसगढ़। बताइए क्या होना चाहिए। सी, हाँ बिल्कुल सी कर्नाटक। देखिए कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है भद्रावती शहर। क्या नाम है, भद्रावती शहर। ठीक है, तो भद्रावती शहर में इसको 1923 में, कब 1923 में एम विश्व एम विश्व एम विश्वेश्वरैया के नाम पे रखा गया है, जिसको कहते हैं भद्रावती लौ उत्पादक केंद्र। कब खोला, इसको कहां किया गया, आपको कर्नाटक में। और कब बना, स्थापना किया गया 1923 में। देखिए इसकी शुरुआत 1918 से लेकर 1922 तक चल रहा था, लेकिन 1923 में इसको स्थापना करके खोला गया और उस साल से आपको इसमें लौ उत्पादन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल पूछा गया है, बोकारो लौ इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। ए पहले, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो बताइए क्या होना चाहिए। डी, हाँ बिल्कुल डी चौथा। देखिए इसकी स्थापना जो आपको बोकारो लौ इस्पात केंद्र जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1966 में। इसके द्वारा सोवियत संघ के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा, संघ के द्वारा। और आपको पता है कि जब 1917 में रूस में क्या हुई थी, दूसरी क्रांति हुई थी, के बाद वहां क्या स्टार्ट हुआ था, सोवियत संघ स्टार्ट हुआ था। तो लगभग कब तक चला, 1989 या कह सकते हैं 1993 तक। में क्या हुआ था, रसिया क्या हुआ था, 15 पार्ट में टूट गया था। तो उस समय जब ये इसकी स्थापना की गई थी, तो 1966 में सोवियत संघ के द्वारा का स्थापना किया गया था। और उस समय इंदिरा गांधी, कौन, इंदिरा गांधी जी ने स्थापना में गए थे। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो कब स्टार्ट किया गया, चौथा पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले साल पे। अगला साल कहता है, इनमें से कौन लौ इस्पात उत्पादक केंद्र तेल के अंतर्गत नहीं है, तेल के अंतर्गत नहीं है। ए रायपुर, बी बोकारो, सी भिलाई और डी बर्नपुर। बताइए क्या होना चाहिए। डी, हाँ बिल्कुल डी बर्नपुर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल पूछा गया है,
सलीम लौह इस्पात केंद्र, क्या पूछा गया है? सलीम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में है या अवस्थित? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी झारखंड और डी केरल। बताइए क्या होना चाहिए? ए, हाँ बिल्कुल ए तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सलीम लौह इस्पात केंद्र को स्थापित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले साल पे। अगला सवाल पूछा गया है विजयनगर लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में है? कौन सा? विजयनगर लौह इस्पात केंद्र। ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी झारखंड और डी बिहार। और विजयनगर पता है कि आपको ये इतिहास में बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र था। और यहाँ के कौन एक राजा हुआ करते थे? राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय। उनके मंत्री कौन थे? तेनाली रामन। कौन थे? तेनाली रामन। उनका शासनकाल कब था? 1505 से लेके 1530 तक। बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो उस समय जो अगर है तो विजयनगर लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, यही आपसे पूछा जा रहा है। बताइए क्या होना चाहिए? ए, हाँ बिल्कुल ए कर्नाटक। कहाँ स्थित थे? कर्नाटक में स्थित। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए विजयनगर एक शहर है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले साल में किसको में कामकार के रूप में मुख्यतः कौन से लोग हैं? ए संथाल, बी राव, सी मुंडा और डी धावत। चाहिए ए, हाँ बिल्कुल ए संथाल। देखिए इसको जो था ये वहां जहां पे है वहां के जो जनजाति है, जनजाति वहां पे आपको अधिकतर संथाली जनजाति है। संथाल कह लीजिए या संथाली जनजाति के लोग हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा रोजगार मिला। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया कि टिस्को में कामगार के रूप में मुख्यतः कौन से लोग हैं? संथाल के लोग सबसे ज्यादा है। तो संथाल प्रदेश में रहने वाले लोग क्या कहते हैं? संथाली कहते हैं। संथाली क्या है? एक जनजाति है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल कहते हैं चूना पत्थर को कहां से प्राप्त किया जाता है? चूना पत्थर को कहां से प्राप्त किया जाता है? ए वीर मित्रपुर, बी दामोदरपुर, सी झरिया और डी पहाड़ी। बताइए चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है या कहां से भारत को प्राप्त होता है? ए, हाँ बिल्कुल ए वीर मित्रपुर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले साल पे। अगला सवाल कहता है किसको को मैग्नीज कहां से प्राप्त होता है? किसको? ए बादाम पहाड़, बी बोकारो, झरिया, गुरु महिसानी। और आपको पता है तो क्या है? स्टील के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? स्टील के लिए फेमस है। तो क्या है? स्टील है। स्टील में जो मैग्नीज है, का मैग्नीज, स्टील में मैग्नीज का सबसे बड़ा उपयोग होता है। तो मैग्नीज है वो कहां से प्राप्त होता है ये पूछा गया। ए बादाम पहाड़, बी बोकारो, सी झरिया और डी गुरु महिसानी। बताइए क्या होना चाहिए? ए, हाँ ए बादाम पहाड़ से मैग्नीज प्राप्त होता है। किसको? कोको। अब बात करते हैं हम लोग अगले साल पे। देखिए रेडियर किस क्षेत्र से संबंधित है? रेडियर किस क्षेत्र से संबंधित है? ए फिलिपन, बी यूराइल, सी टुंड्रा प्रदेश, डी उत्तर एशिया। अब देखिए रेडियर क्या है? रेडियर आपको क्या है? एक जानवर है। क्या है? रेडियर क्या है? जानवर है। कहाँ से मिलता है? तो ये कुत्ता से मिलता है। ठीक है, कुत्ता प्रजाति से ये
एक प्रकार कह सकते हैं है जो कहाँ पाया जाता है नॉर्मली आपको, कहाँ पाया जाता है नॉर्मली आपको, ये बर्फीले इलाकों में पाया जाता है, बर्फीले इलाकों और बर्फीले पहाड़ियों पर पाया जाता है। ठीक है, तो वहां जो लोग रहते हैं आपको नॉर्मली क्या करते हैं, इसी से ढोने सामान ढोने का काम करते हैं। ये पूछा गया है कि रेडियर किस क्षेत्र से संबंधित है। ए फिलिपन, बी यूराइल, सी टुंड्रा प्रदेश और डी उत्तर उत्तर एशिया। तो बताइए क्या होगा। सी, हाँ बिल्कुल सी टुंड्रा प्रदेश। और आपको पता है टुंड्रा प्रदेश कैसा है, आपको ठंडा इलाका होता है। कैसा इलाका है, ठंडा इलाका है। और यहाँ पत्ते कैसे होते हैं, शंकु टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, शंकु टाइप के होते। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है साइबेरिया किस क्षेत्र से संबंधित है। ए फिलिपन, बी यूराइल, सी टुंड्रा प्रदेश और डी उत्तर एशिया। है साइबेरिया किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बताइए क्या होना चाहिए। डी, हाँ बिल्कुल डी उत्तर एशिया। और आपको पता है जो साइबेरियन प्रदेश है, साइबेरियन प्रदेश है, यहाँ विश्व में सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता है। कहते हैं कि मैक्सिमम -50 से 60 डिग्री सेल्सियस पड़ता है ठंडा। देखिए -50 से -60, अभी तक -55 या 56 हाईएस्ट गया हुआ है। यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी छोड़ दिए तुरंत जम जाता है। ठीक है, और ये किसका कहाँ पड़ता है आपको, उत्तर एशिया में। और किसका पार्ट है, तो रूस का पार्ट है। किसका पार्ट है का। और आपको पता है रूस का बॉर्डर कहां तक मिलता है आपको, तो एशिया तक। तो जो साइबेरियन प्रदेश है, कहते हैं यहाँ पे विश्व का सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता है। जहां क्या होता है, गाड़ी को भी आप 10 मिनट से ज्यादा बंद नहीं रख सकते। अगर बंद रख दिए तो गाड़ी क्या हो जाएगा, अपने आप जम। वहां पे गाड़ी भी क्या होता है, कंटिन्यू रखा होता है जिससे गाड़ी बंद न पड़े। याद रखिएगा जो साइबेरियन प्रदेश है वहां -50 से -60 डिग्री सेल्सियस ठंडा होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले साल पे। अगला सवाल कहता है नेपाल देश का क्षेत्रफल कितना है। देखिए ये आपका क्या है, नेपाल है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या आपका नेपाल का मैप है। ध्यान से देखिए, तो नेपाल देश का क्षेत्रफल कितना है। ए 1,43,000 वर्ग किलोमीटर, बी 1,48,000 वर्ग किलोमीटर, सी 1,50,000 वर्ग किलोमीटर और डी 1,46,000 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए ये जो नेपाल है, अगर इसके बॉर्डर देखिएगा तो एक तरफ क्या है, इंडिया है, एक तरफ क्या है आपको, चाइना है। देख रहे हैं, ठीक है, इन चीजों से घिरा हुआ है। एक तरफ आपको इंडिया है, एक तरफ क्या है, चाइना है। और नेपाल क्या है, खासकर पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, तो फिलहाल तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। हाँ बिल्कुल 1,47,000 वर्ग किलोमीटर, जो भारत राज्य के भारत राज्य के ओडिशा, या इसको अपने उड़ीसा भी कहते हैं, ओडिशा या उड़ीसा से भी छोटा है, या उसके समान कह सकते हैं। का क्षेत्रफल जो है भारत देश के उड़ीसा राज्य है, या इसको उड़ीसा भी कहते हैं, से भी छोटा है नेपाल का क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए नेपाल का जो क्षेत्रफल है इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। एक भाग ये, 2 भाग ये और तीसरा भाग। एक भाग बांट सकते हैं आप इसका पर्वतीय प्रदेश में। कौन सा प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। दूसरा भाग बांट सकते हैं इसका मध्यवर्ती क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र। ठीक है, मध्यवर्ती क्षेत्र। और तीसरा बांट सकते हैं आप इसको सीमांत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र। और आपको पता है कि नेपाल में ही
विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम उसका है? उसका नाम है आपको एवरेस्ट। ठीक है, कि हाइट कितनी आपको है? तो 8,848 मीटर पहले था। ठीक है, आजकल कहीं कहीं लिखा होता है 8,850 मीटर भी लिखा होता है, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले क्या था? 8,848 मीटर था। आजकल कहीं कहीं लिख रहे हैं 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है, एवरेस्ट की ऊंचाई। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए ये जो नेपाल आपको खासकर है, ये आपको खासकर हिमालय के क्षेत्र में पड़ता है। किस क्षेत्र में पड़ता है? हिमालय के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और आपको पता है हिमालय को 3 भाग बांटा गया है। कितने भाग बांटा गया है? 3 भाग में। पहला है प्राय हिमालय। ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं इसको? आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय। ठीक है, और तीसरा है आपको मध्य हिमालय। तीसरा कौन है? मध्य हिमालय। तीसरा कौन है? मध्य हिमालय। अगर ध्यान से इसको देखिएगा तो ये जो पार्ट है, खासकर ये पार्ट, ठीक है, तो नेपाल आपका अधिकतर भाग जो है आपको मध्य इलाके, मध्य हिमालय में आता है। किस हिमालय में आता है? मध्य हिमालय। और उसका जो कुछ पार्ट आप नीचे आ जाइए तो यहाँ पड़ता है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। कौन सा पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वो भी हिमालय के पार्ट में आता है। और ऊपर चले जाइए तो आपको कौन सा बचा है? हिमाचल प्रदेश पड़ता है। तो ये जो पार्ट है खासकर नेपाल जो है आपको हिमालय के मध्य क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? मध्य क्षेत्र में आता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है ठीक है, तो आप, हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑल बच्चों। अब ये पूछेगा आप कहाँ से हैं सर, तो कहीं से भी है, बस ये जानने की कोशिश करो आपको क्या फायदा है वो सोचो। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे कि भौतिक लक्षणों के आधार पर नेपाल को कितने भागों में बांटा जा सकता है। देखिए जस्ट मैंने पीछे बताया है, अगर आपने देखा होगा तो ये सवाल है नेपाल। ठीक है, तो आपको नेपाल का क्षेत्र को देखो तो मैंने जस्ट बताया कि नेपाल क्या है? एक पर्वतीय प्रदेश है। क्या है? पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, तो उसी के आधार पर उसके जो भौतिक लक्षण है उसके आधार पर नेपाल को कितने भाग में बांटा जा सकता है। भौतिक लक्षणों के आधार पर नेपाल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ए 3, बी 2, सी 4 और डी 5। तो बताइए क्या होना चाहिए? ए, हाँ बिल्कुल ए 3। जस्ट बताया था मैंने, भारत के नेपाल का पूर्वी क्षेत्र, नेपाल का मध्यवर्ती क्षेत्र और नेपाल का दक्षिणी क्षेत्र, ये याद रखिएगा। तो उसको 3 क्षेत्र बांटा गया, जिसमें एक पार्ट आता है हिमालय का, दूसरा पार्ट आता है उसका मैदानी इलाका और तीसरा पार्ट आता है उसका सीमावर्ती इलाका। ठीक है, अब देखिए जो उसका मैदानी क्षेत्र है, इसका नेपाल का जो मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र है, उसका पूरे नेपाल का 30% ही कृषि लायक है। कितना प्रतिशत है? 30% ही कृषि लायक है। ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखिए। 30% क्या है? कृषि लायक है, पहला चीज ये। दूसरा, आप ध्यान से देखिएगा तो वहां पे विश्व का सबसे छोटा एयरपोर्ट कह सकते हैं या हाई एयरपोर्ट कह सकते हैं, तो वहां पे है। ठीक है, इसकी रनवे की लंबाई कितनी है? 537 मीटर है। 537 मीटर है रनवे की लंबाई। ठीक है, और नेपाल किस लिए फेमस है? नेपाल में कौन सा मंदिर है? पशुपतिनाथ मंदिर भी है। नेपाल खासकर किसके लिए फेमस है? एवरेस्ट चोटी के लिए फेमस है, आपको हिमालय का जो मध्य भाग है उसके लिए फेमस है, और पशुपतिनाथ मंदिर के लिए फेमस है। ठीक है, और आप जिसके बारे में जैसे रामायण पढ़ते हो, रामायण में जो सीता जी हैं वो किस क्षेत्र की हैं?
जनकपुर की हैं, और जनकपुर कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है, जो बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे कह सकते हैं पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। भौतिक लक्षणों के आधार पर नेपाल को 3 भाग बांट, नेपाल का पूर्वी भाग, नेपाल का मध्य भाग और नेपाल का सीमावर्ती इलाका। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है भूटान देश का क्षेत्रफल कितना है? कौन सा देश? भूटान देश। देखिए, इस देश को आप देख रहे होंगे, ये कौन सा देश है? ये आपको भूटान देश है। ठीक है, कौन सा देश है ये आपको? भूटान। ठीक है, अगर इसका ज्योग्राफी आप देखिए, क्या इधर से इंडिया है पूरा, इधर से कौन सा है? चाइना है। देख रहे हैं? अब इसी पे पूछा गया है भूटान देश का क्षेत्रफल कितना है? ए 42,200 वर्ग किलोमीटर, बी 46,500 वर्ग किलोमीटर, सी 46,300 वर्ग किलोमीटर, डी 46,400 वर्ग किलोमीटर। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाएं। गुड इवनिंग, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े। मनीष कुमार, सभी बच्चों को गुड इवनिंग है, और बच्चे ज्यादा बच्चे जुड़ जाएं जो आपको लाभदायक साबित हो सकता है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना पढ़ाने में ज्यादा से ज्यादा मन लगेगा। तो आप लोग बच्चे जुड़े, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा गया? भूटान देश का क्षेत्रफल कितना है? तो बताइए क्या होना चाहिए? बी, हाँ बिल्कुल, बी 46,500 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 46,500 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए, विश्व में जो भूटान है, देखिए विश्व में खुश रहना, विश्व में खुश रहने का खुश रहना में नंबर 1 पे आता है। कौन? भूटान। देखिए, भूटान में आपको बौद्ध धर्म है। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है। मुख्य वहां क्या है? बौद्ध धर्म है। वहां के जो पहले राजा थे, पहले वहां क्या था? आपको राज्य था। पहले क्या था वहां पे? आपको राजतंत्र था। बाद में वहां के राजा ही ने क्या किया? आने वाले चीजों को सोचकर उन्होंने वहां पे प्रजातंत्र लाया कि प्रजा के पास भी कुछ क्या। ठीक है, तो उन्होंने वहां के राजा ने आने वाले चीजों को देखकर उन्होंने, ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा भूटान का क्षेत्रफल कितना है? 46,500। यहाँ की राजधानी क्या है? जिसका नाम है थिम्पू। क्या नाम है इसका? थिम्पू। राजधानी है उसका नाम है थिम्पू। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि भूटान में एक भी रेड लाइट नहीं। रेड लाइट मीन्स आपको कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा, ट्रैफिक बत्ती कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये भूटान का एक आश्चर्यजनक चीज है कि वहां पे आपको कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। इस बात को हमेशा याद रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है भूटान का सबसे ऊंचा, सबसे चोटी, सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है ये पूछा गया आपसे है। ए 7,661 मीटर, बी 7,461 मीटर, सी 7,561 मीटर, डी 7,761 मीटर। तो बताइए क्या होना चाहिए? सी, हाँ बिल्कुल, सी 7,561 मीटर। और देखिए ये पार्ट है आपको, ये पार्ट है। और आपको पता है चाइना और भारत में किसकी लड़ाई हो रही है? तो डोकलाम के लिए, याद है? डोकलाम के लिए है। और इसकी सुरक्षा जिम्मेदारी किसके पास है? भारत के पास है। भूटान ने बकायदा खुद उसको डोकलाम का क्षेत्र कहा है कि आप मेरी सुरक्षा कीजिए।
तो पूरे भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास होती है? भारत के पास होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है वांगचीन नदी किस देश की नदी है? वांगचीन नदी किस देश की नदी है? ए नेपाल, बी भूटान, सी चीन और डी म्यांमार। तो बताइए क्या आना चाहिए? बी, हाँ बिल्कुल बी भूटान। देखिए वांगचीन जो नदी है भूटान की प्रमुख नदी में से एक है, प्रमुख नदी में से एक है। ठीक है, और ये जो है भूटान का जो ये वांगचीन नदी है पूरे भूटान का 40% कितना प्रतिशत? 40% पानी इसी से सप्लाई होता है। ठीक है, क्या रखिएगा? 40% पीने का और 25% पानी जो है कृषि का किया जाता है। ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखें। 25% किसके लिए? कृषि के लिए, ठीक है, और 40% किसके लिए? पीने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है प्रतिहार राजा भोज प्रथम का राज्याभिषेक कब हुआ था? ए 837, बी 834, सी 836 और डी 838। तो बताइए क्या आना चाहिए? देखिए कौन राजा है? प्रतिहार राजा थे और क्या नाम उनका था? राजा भोज प्रथम। तो द्वितीय भी हुए, क्या नाम है? राजा भोज प्रथम का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या होना चाहिए? सी, हाँ बिल्कुल सी 836 ईस्वी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन कैंसिल एक्ट भारत परिषद अधिनियम नामक, ये नमक नहीं है ये नामक है, नामक नामक कानून किस वर्ष पास किया गया था? इंडियन कैंसिल एक्ट है, कौन सा एक्ट है? इंडियन कैंसिल एक्ट भारत परिषद अधिनियम नामक कानून किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1894, बी 1891, सी 1893, सी 1895। ये यहाँ पे होगा 1895। बताइए क्या होना चाहिए? बताइए। डी, हाँ बिल्कुल डी 1895। देखिए कहीं कहीं आपको 1892 भी लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब इसमें लागू ये बनाया गया था लेकिन 95 इसको लागू करते, कहीं कहीं 1892 भी लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन कैंसिल एक्ट भारत परिषद अधिनियम नामक कानून किस वर्ष पारित किया था? कहीं कहीं 1892 होगा और कहीं कहीं 1895 होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और इसमें क्या किया था कि भारतीयों को भी अधिकार दिया गया था कि वो भी इसमें भाग ले सकते हैं, वो भी जो सरकार में काम करेगी वो भी इसमें अपना करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी, सम्रानी नहीं सम्राज्ञी, सम्राज्ञी भारत की सम्राज्ञी पदवी कब दिया गया था? ए 1 जनवरी 1875, बी 1 जनवरी 1876, सी 7 जनवरी 1870 और डी 7 जनवरी 1800। तो बताइए क्या होना चाहिए? बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पे देखिए ये 7 नहीं यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, तो बताइए क्या होना चाहिए? सी, हाँ बिल्कुल सी 1 जनवरी
870। ठीक है, देखिए ये जो विक्टोरिया है ये विक्टोरिया प्रथम है, याद रखिएगा, ये विक्टोरिया प्रथम है। इसके बाद जो विक्टोरिया एक, देखिए वहां पे विक्टोरिया थी, देखिए वहां पे 3 नाम फेमस है, विक्टोरिया, दूसरा है एलिजाबेथ, एलिजा, देखिए वहां 3, एक है एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, और दूसरा है एलिजाबेथ, एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, तो याद रखिएगा पूरे इंग्लैंड में ये 3 महारानी फेमस हुई थी। पहला कौन थी? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, दूसरा एलिजाबेथ प्रथम, और दूसरा कौन थी, तीसरा कौन थी? एलिजाबेथ तृतीय। ये नाम हमेशा याद रखिएगा। और ये कब बनी थी? तो 1 जनवरी 1873। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अब बात करते हैं हम लोग अगले साल पे। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान से पहली बार युद्ध कब किया था? ए 1839, बी 1840, सी 1841 और डी 1842। तो बताइए क्या होना चाहिए? ए क्या होना चाहिए? ए, हाँ बिल्कुल, ए 1839। और अंग्रेज क्या हुए थे? जीत गए थे। क्या अंग्रेज क्या हुए थे? जीत गए थे। फिर दूसरी बार इन्होंने फिर सेना भेजा, पर उसके में अंग्रेज की हार हुई थी। और वो कब हुआ था? 1848 में दूसरी बार अंग्रेज और अफगानिस्तान का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों की क्या हुई थी? हार हुई थी। याद रखिएगा, पहली बार अंग्रेज जीत गए थे। अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? ए 1862, बी 1861, सी 1863 और डी 1864। बताइए क्या होना चाहिए? बी, हाँ बिल्कुल, 1861 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। और उसके बाद हर 10 साल बाद क्या हुई थी? गणना आरंभ हुई थी। ठीक है, हर 10 साल बाद। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले साल पे। देश में पहली बार रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी या बिछी थी? ए 1854, बी 1852, सी 1853 और डी 1860। तो बताइए क्या होना चाहिए? सी, हाँ बिल्कुल, सी 1853 और 1856 में, याद रखिएगा, चेन्नई को इस लाइन से जोड़ दिया गया था। और 1854 में बंगाल में रेलवे लाइन की नींव रखी गई थी। रेलवे लाइन की नींव रखी गई थी कहां? 1854 में। बात को याद रखिएगा, 1854 में बंगाल में, 1853 में मुंबई में, या जिसको लोग पहले बंबई बोलते थे। ठीक है, और 1856 चेन्नई में। ठीक है, बाद में इन सबको एक दूसरे से जोड़ा गया था। वो इसलिए किया गया था कि अंग्रेज को पता चल गया था कि अगर भारत को तेजी से शोषण करना है तो क्या करना होगा? अपने संचार, दूर संचार और अपने व्यापार, ये क्या कहते हैं, यातायात संचार को तेज करना पड़ेगा। जिसका उन्होंने क्या किए थे? यहाँ पर उन्होंने आपको रेलवे लाइन बिछाई थी। ठीक है, और इस आपको याद होगा कि रेलवे लाइन बिछाते ही आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला था। याद है आपको? बताया था, हड़प्पा सभ्यता का भी पता चला था तो रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में। ठीक है, याद रखिएगा, 1853 में पहली बार रेलवे लाइन कहां बिछी थी? बंबई में। 54 में कहा? बंगाल में। और 56 कहां था? चेन्नई में। ठीक है, याद रखिए इस चीज को। अब बात करते हैं हम लोग अगले साल पे। जूट कटाई कारखाना कब खुला था? मतलब ये पूछा गया है देश में
पहली बार जूट कटाई कारखाना कब खुला था? ए 1856, बी 1855, सी 1857 और डी 1860। बताइए क्या होना चाहिए? बी, हाँ बिल्कुल बी 1855 में पहला जूट कटाई कारखाना, जूट कटाई है, कटाई नहीं, कटाई, कटाई कारखाना का था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले साल पे। अगला सवाल कहता है 1947 में प्रति व्यक्ति औसत आय का अनुमान था। प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय, रखिएगा, प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय का अनुमान था। रखिएगा, प्रति व्यक्ति वार्षिक पूछा गया है, ठीक है, प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय का अनुमान था। ए 228 रुपया, बी 240 रुपया, सी 235 रुपया, डी 236 रुपया। तो बताइए क्या होना चाहिए? ए, हाँ बिल्कुल सही, ए 228, देखिए लिखा गया था लगभग 228 पे ना, लगभग 228 पे सालाना प्रति व्यक्ति आय था, लेकिन इसको देखा गया 1 रुपए से कम, 1 रुपए से कम प्रति प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय, प्रतिदिन आय था उस समय, 1 रुपए से भी कम था। ठीक है, और ये अनुमान लगाया था 200, उन्होंने 228 माना। तो याद रखिएगा 1947 में प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय कितना था? तो 228 रुपए था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले साल पे। अगला सवाल कहता है ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ था? ए 1865, बी 1868, सी 1869, सी 1866। तो क्या होना चाहिए बताइए? डी, बिल्कुल डी 1866 में क्या था? ब्रह्म समाज दो भाग में बट गया था। क्या है? ब्रह्म समाज दो भाग में बट गया था। कब? 1866 में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है, अब देखिए अगला सवाल क्या है आपको? सीडीपी का। ठीक है, देखिए इसके निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बुद्धिजीवी और उनकी रचनाओं से सामाजिक विज्ञान में योगदान दिया गया है के बारे में सही है? ए प्लेटो रिपब्लिक, बी अरस्तु पॉलिटिक्स, सी एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन, स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन। अब पूछा गया, जो दिया गया है, ए बी और सी तीनों, बी केवल बी, सी केवल सी और डी कोई नहीं। ये पूछा गया है तो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इन तीनों व्यक्तियों ने, ये तीनों दर्शन शास्त्र ने काम किया है, क्या ये जो आपको जोड़ा है वो सही है या गलत है? ये आपसे पूछा गया है। बताइए क्या होना चाहिए? ए, हाँ बिल्कुल सही, ए बी, देखिए प्लेटो रिपब्लिक में है, बी अरस्तु। ठीक है, तीनों ने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है सामाजिक अध्ययन शिक्षण की किस विधि के अंतर्गत, प्रविधि नहीं है, किस विधि के अंतर्गत किसी विशेष स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह क्रियाओं, विचारों, आदतों, मूल्य और साधनों इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है? ए प्रदर्शन विधि, बी परिभ्रमण विधि, सी सर्वेक्षण विधि और डी कोई नहीं। देखिए सवाल ये पूछा गया आपसे है
सवाल आपसे ये पूछा गया है कि मान लीजिए आप किसी जगह का आपको अध्ययन करना है, ठीक है, वहां के व्यक्ति समूह का, के क्रियाओं का, के विचारों का, के साधनों का जो अध्ययन करते हैं, उस विधि को क्या कहा जाता है, या किस विधि के द्वारा हम ये सब चीजें कर सकते हैं। तो आपका विकल्प है ए प्रदर्शन विधि, बी परिभ्रमण विधि, सी सर्वेक्षण विधि और डी कोई नहीं। तो बताइए क्या होना चाहिए। बी, हाँ बिल्कुल बी सही कहा, बी परिभ्रमण विधि। देखिए अब परिभ्रमण विधि होता क्या है, परिभ्रमण विधि होता क्या है, विधि भ्रमण का अर्थ क्या होता है, घूमना, ठीक है। अब मान लीजिए आपको किसी ऐसे क्षेत्र में भेज दिया जाए, आप जैसे ताजमहल को समझना है, अब क्या कि ताजमहल को जाके देखे, तो उसके आसपास के क्षेत्र को देखे, वहां की जो पब्लिक है उसको देखे, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आगरा में जो ताजमहल जगह जिस जगह पे स्थित है उसके बगल में कौन नदी है, यमुना नदी है, और वो दृश्य जो है देख के आपको अच्छा लगा, तो आप उसको अनुभव कर सकते हैं और अनुभव के आधार पर आप को लिखते हैं। तो जब आप किसी भी विशेष क्षेत्र के व्यक्ति, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति को जानने का प्रयास करते हैं, वो आपको परिभ्रमण विधि के द्वारा ही कर सकते हैं, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको, परिभ्रमण विधि। याद रखिए परिभ्रमण विधि क्या होता है, परिभ्रमण विधि होता है जब आप घूमते हैं, आसपास के शहरों को देखते हैं, समझते हैं, उसके विधि को जांचते हैं और उसको क्या करते हैं, अपने अनुभव करते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ ये सही है। अब आपको कहा दिया जाए कि ताजमहल दिल्ली में है, तो कहिएगा नहीं, जब पता जाइएगा वहां देखिएगा हाँ आगरा शहर, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ताजमहल है, और ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है, आपको यमुना नदी किनारे स्थित है, और ताजमहल कैसा है, तो दिखाई देता है व्हाइट जैसा, सफेद संगमरमरों से बना है। जब आपने इसको देखा और आप उसको अनुभव किया, तब आप उसके बारे में अच्छे से रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं परिभ्रमण विधि। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है क्षेत्रीय यात्राएं सामाजिक विज्ञान में किसके लिए उपयोगी है। ए मूल्यांकन, बी अनुभवजन्य साक्ष्य है, सी मनोरंजन और डी सभी। तो बताइए क्या होना चाहिए, क्षेत्रीय यात्राएं, बताइए क्या होगा। बी, हाँ बिल्कुल अनुभवजन्य साक्ष्य। देखिए जब आप यात्रा कीजिएगा तो आप जिस शहर की यात्रा कर रहे हैं, जहां यात्रा कर रहे हैं, तो आपको वहां के वातावरण को जानने का मौका मिलेगा, वहां के व्यक्तियों को समझने का मौका मिलेगा, वहां के भाषा को समझने का मौका मिलेगा, वहां के वेशभूषा को समझ पाइएगा, वहां के खान पान को समझ पाइएगा। और ये तभी संभव है जब आप कहीं भी भ्रमण करते हैं। तो अनुभव पे जो आधारित होता है उसे कहते हैं अनुभवजन्य साक्ष्य। कि आपने देखा, उसके बारे में लिखा, आपने सबूत इकट्ठा किया, जब इसको आप अनुभव करते हैं क्या कहते हैं, अनुभवजन्य साक्ष्य। और ये कब कर सकते हैं, जब आप भ्रमण करते हैं तब, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है गतिविधि आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को बनाते हैं। ए लंबा, बी विस्तृत, सी आनंदपूर्ण और डी विवादास्पद। बताइए क्या होना चाहिए। सी, हाँ बिल्कुल सी आनंदपूर्ण, बात सही है। जब किसी चीज को आप गतिविधि से करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, तो आपको जल्दी समझ में आता है, ठीक है। आपको पता है कि पत्थर क्या होता है, पानी में डूबता है, आपने पूरा बोल दिया। आप क्या पत्थरों पर पानी डाल देखोगे हाँ डूब रहा है, तो आप लिख सकते हो। मतलब जब कभी आप कोई गतिविधि करते हो और गतिविधि से जब कुछ सीखते हो और दूसरे को सिखाते हो, तब वो क्या करता है, वो आपके दिमाग में सटीक और सही जानकारी देता है, जो आपके दिमाग में
लंबे समय तक क्या होता है, उसका उत्तर बैठा होता है, प्रोसेस बैठा होता है, और वो क्या आपको सीखने में आनंद देता है। ठीक है, इसको कहा गया आनंदपूर्ण। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण सबसे अधिक उपयोगी है। कि आप जब सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इन विकल्प में से आपको सबसे ज्यादा उपयोगी कौन है, सबसे ज्यादा सटीक कौन है। ए मॉडल उपकरण, बी संग्रहालय उपकरण, सी श्रव्य दृश्य माध्यम, डी रेखा चित्र उपकरण। तो बताइए क्या होना चाहिए। सी, हाँ बिल्कुल सी श्रव्य दृश्य माध्यम। देखिए जब किसी चीज को देखिएगा, तो छुइएगा, पढ़िएगा, तब आपको ज्यादा अनुभव होगा। जैसे अभी लोग आईपीएल देख रहे हैं, सबको समझ में आता है कि आईपीएल का नियम कैसे है, क्या कौन खेल रहा है। ठीक है, जब आप किसी चीज को देखते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते, पढ़ते हैं, तब आपको एहसास होता है कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा। ठीक है, अब जब किसी बारे में पढ़ लिए, अब उसको देख नहीं पाए, तो आप उसको नहीं कर पाइए। ठीक है, तो क्या यही सामाजिक विज्ञान क्या कहता है कि जो सामने देख रहे हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं, तो वो शिक्षा क्या होगा, सबसे लंबे समय तक कारगर साबित होता है। ठीक है, इसमें कहा क्या, अपने क्या उत्तर दिया है, श्रव्य दृश्य माध्यम। क्या उत्तर दिया आपने, श्रव्य दृश्य माध्यम। अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है भूगोल शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला संसाधन आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है। ध्यान से क्या पूछा गया है, नहीं किया जाता है। ए ग्लोब, बी मॉडल सेट, सी वर्षा प्रमाणन या प्रमापी होगा, वर्षा प्रमापी है, प्रमापी, वर्षा प्रमापी, और सी समय रेखा। ये पूछा गया है कि भूगोल शिक्षण में किस चीज का प्रयोग आप नहीं कर सकते या प्रयोग नहीं होता। तो बताइए क्या होना चाहिए। डी, हाँ बिल्कुल डी समय रेखा, इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते या नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप लोग को देखिए कितना आसान लगा। देखिए प्रश्न में कैसे बदलाव आ रहे हैं। तो आने वाले जो आगामी सीटेट परीक्षा है, में आपको क्रियात्मक व्यवहारिकता क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा, बकायदा किताबों से। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा पर सामाजिक विज्ञान सीडीपी को पढ़े, को ज्यादा अध्ययन करे, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पत्र सॉल्व करे, और हम लोग भी कोशिश करेंगे आपको उसके से जुड़ा हुआ नए नए क्वेश्चन लेके आए, जो आपको आने वाले परीक्षा में सहायक सिद्ध साबित हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।